So, hello student. So we have completed chapter number 3. मतलब chapter number 3 का सारा हमने almost main part we have completed. ठीक है, उसके बाद जो आपका बचा है that would be the that अलग अलग उसके countries की international perspective which is the same like companies act के और जो सेबी के हिसाब से जो provision है, but the thing is figure और timeline frame is different. So we'll start today. उसके साथ मैं आपको चीज़ें कंपेयर करवाती रहूँगी पीछे चैप्टर्स के जो आते रहेंगे वहाँ पे. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 इज बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम एसएस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे. एज यू नो, जैसे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है उसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड वी आर द कंपनी सेक्रेटरी, तो वी आर गो थ्रू विद दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के साथ. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 की ये आपकी क्लास नंबर फर्स्ट जो आज हम स्टार्ट करेंगे. सो टुडे टॉपिक है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. कितने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं? हाउ मच सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड टिल नाउ अभी तक हैं? 10 तक है, पर 10 के 10 सारे आपके अभी चलते हैं? नहीं, 10 के 10 नहीं चलते हैं. जो मेन अभी आप देखोगे SS1, SS2, SS3 भी आपका होता है, SS4 भी आपका होता है. तो 1 इज बोर्ड मीटिंग के लिए, सेकेंड इज जनरल मीटिंग के लिए. ओके, so there have been significant development with regards to conduct of the board meeting in the Companies Act. तो बेसिकली ये कहता है कि देखो कंपनीज में क्या होता है, जैसे हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो कंपनीज में हम कंपनीज एक्ट आपके प्रोविजंस को सारे एप्लीकेबल जो होते हैं प्रोविजंस उनको फॉलो अप करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. मीनवाइल उसके साथ आप क्या करते हो, आप सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करते हो. द डिटेलिंग द रूल्स आर मेंशन इन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. इसमें सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या बताता है आपको कि कैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको मेंटेन करना है अपने कॉर्पोरेट में, अपनी कंपनी में. फॉर दैट मैटर वी हैव टू फॉलो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. इट्स अ प्रोसीजर एज अ रूल्स और नॉर्म्स कि आपके क्या टाइमलाइंस हैं, क्या लेआउट्स आपके हैं, वो सारे के सारे मेंशंस होते हैं आपके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में. अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118, ठीक है, 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हर कंपनी ऑब्जर्व करेगी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को जो भी उसके जनरल मीटिंग्स के हैं या जो भी बोर्ड मीटिंग्स के हैं जो स्पेसिफाइड किए ICSI ने, और जो अप्रूव कहाँ से हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बेसिकली देखोगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए हैं? ICSI ने, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है? ICSI, और विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, इसके बाद अब क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट बना है दैट इज हमारा पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके गाइडलाइंस बनते हैं दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय, या तो आपका ICSI इशू करेगा, और अप्रूव कहाँ से होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं. अब कौन कौन से? SS1 आपका जो है बोर्ड ऑफ मीटिंग के लिए है, SS2 आपका जो है जनरल मीटिंग के लिए है. अब देखो, जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो नोटिफाइड हुए थे 1 जुलाई, मतलब ऑफिशियल गैजेट में 1 जुलाई 2015 को. ठीक है, 17 में क्या किया था? ICSI ने रिवाइज किए थे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो कि अप्रूव किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो वहाँ से क्या है, 1 अक्टूबर 2017 से आपके इफेक्टिव होने लग गए थे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को. तो जो भी आपके ICSI ने फिर गाइडेंस नोट भी इशू करी थी रिवाइज SS1 के लिए जो इफेक्टिव हुए थे 1 अक्टूबर. बेसिकली जो रिविजन्स होती हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं. जैसे आप देखते हो कंपनीज एक्ट 2013 में भी कितने अमेंडमेंट्स आ गए. ऐसे आपके क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो एनेक्टेड हुआ था वो 2015 में हुआ था, रिवाइज जो हुआ था 2017 में. ठीक है, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, रिमेंबर 1 अक्टूबर इज रिवाइज वाला, 1 जुलाई आपका एनेक्टेड वाला. इसके बाद SS1 आपका बेसिकली हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है. मस्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व SS1 हर कोई, क्योंकि कंपनी बन रही है तो बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे तो आपको क्या करते हैं, मीटिंग्स होंगी तो आपको SS1 फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो हर कंपनी क्या करती है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स देखती है. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स
सारे के सारे करने होते हैं। और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के आपको कौन सा सेक्शन में किया गया है, सेक्शन 118 सबसेक्शन 1 में आपको बोला गया है, सेक्शन 10 में आपको बोला गया है, सॉरी सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 के अंदर बोला गया है कि सारी कंपनी को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स ऑब्जर्व करने, जो इशू आईसीएसआई ने की और अप्रूव कहाँ से हुआ है आपका, अप्रूव आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। नाउ SS1 आपका क्या कहता है, एप्लीकेबल होता है हर मीटिंग में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी में क्यों? क्योंकि जिसमें वन डायरेक्टर होगा तो उसमें आप क्या ही करोगे, क्योंकि ना कोरम हो पाएगा, ना आपके रोटेशन हो पाएगा, कोई भी ना आपके क्या कहते हैं नोटिस किसको दोगे, तो इसलिए ओपीसी को एग्जेम्पशंस दी जाती है। अदरवाइज SS1 इज एप्लीकेबल टू पब्लिक, प्राइवेट, विच इज गवर्नमेंट, नहीं विच इज नॉट, विच इज स्मॉल, विच इज टोटली प्राइवेट, जो भी है अपार्ट फ्रॉम स्मॉल कंपनीज उन पे भी एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट ओपीसी। ओके, नाउ इसके बाद एमसीए ने नोटिफाई किया था 2015 में कि एग्जाम करती है कंपनी किसको, सेक्शन 8 कंपनी को, कि वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को मानने के लिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि जून 2015 एग्जाम कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 118 ऑफ द एक्ट एज अ होल, except that the minutes of the meeting of such company may be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting, where the article of association provide for the confirmation of minutes by circulation. As such, SS1 is not applicable to the company license under section 8 of the Companies Act 2013 or corresponding provision of any previous enactment thereof. Such company may voluntarily comply with SS1. Basically ये कहता है कि that SS1 exemption कहाँ किसको दी गई है, सेक्शन 8 पे दी गई है, बट उसके मिनट्स भी मिनट्स आपको प्रिपेयर करने होते, क्योंकि यहाँ पे SS1 में दे रखा है कि जब आप मीटिंग करते हो उसके मिनट्स आपको रिकॉर्ड करने होते हैं विद इन 30 डेज में। तो this provision is applicable to section 8 company, but there is a no basically compulsion कि आप SS1 के provisions को applicable करो section 8 company में। However, section 8 company need to comply in the applicable provision of the act relating to a board meeting, जो भी applicable होंगे वो आपको करना पड़ेगा। and इसके बाद एक और नोटिफिकेशन में रिस्ट्रिक्शन दैट द एग्जेम्पशन शैल बी एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी विच हैज़ नॉट बी कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और ये एग्जेम्पशन जो है रिस्ट्रिक्शन मतलब बेसिकली करी हुई है जिसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में, ठीक है। तो बेसिकली SS1 आपका बोर्ड मीटिंग का है। SS1 में आपका सारी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी जिसके अंदर एक डायरेक्टर होगा। SS1 में एग्जेम्पशन जो दी है सेक्शन 8 को, पर मिनट्स उसमें भी बनेंगे आपके 30 डेज के अंदर आपके रिकॉर्ड्स होंगी मिनट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद SS1 इज एप्लीकेबल किस किस में एप्लीकेबल होता है, आपका बैंकिंग कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है, कंपनी जो इंगेज्ड है आपकी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, कंपनी जो गवर्न कर रही है स्पेशल एक्ट से, इन सब में एप्लीकेबल है SS1, आपको करना ही करना है। नाउ SS1 क्या कहता है, SS1 एप्लीकेबल होता है मीटिंग ऑफ कमिटीज में भी, ठीक है। जो हम क्या करते हैं मतलब एक्ट के अंदर जो भी एप्लीकेबिलिटी कमिटीज़ हैं वो हमें क्या कहते हैं बनानी पड़ती हैं कॉर्पोरेट्स में। लाइक सपोज प्रेजेंटली आपकी ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, सीएसआर कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये सारी आपको बिल्ड मतलब इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कॉर्पोरेट के अंदर जिसके लिए एप्लीकेबल है। इन केस कोई अदर कमिटीज़ भी होती है जो आप बना सकते हो वॉलेंट्री, ठीक है, एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। नाउ एग्जाम्पल यू कैन रीड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। IT जो द बोर्ड हैज़ फॉर्मेटेड वेरियस कमेटी जैसे इन्वेस्टमेंट कमेटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी, IT स्ट्रेटेजी कमेटी, डेरिवेटिव कमेटी, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट हैं कि वो विजन और मिशन देखें किसका, SDFC का।
तो यहाँ पे ये सारी कमिटीज देखो बना के, ऑल्दो क्या कहते हैं, आप जो 4 है वो नाम देखिए, बट आप वॉलंटरी भी कितनी कमिटीज बना सकते हो फॉर द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Applicability of provision relating to independent director. All provision in SS1 relating to independent director are required to be complied with by companies which is not statutorily required to appoint independent but have done so voluntary. कहता है कि जो SS1 है उसमें आपको क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है वो आपको कंप्लाई करने कंपनीज को, और जिनको रिक्वायर्ड नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, वो वॉलंटरी भी कर सकते हैं। Effect of subsequent changes in the Act. SS1 is in conformity with the provision of the Act. However, if due to subsequent changes in the Act, a particular standard or any part thereof become inconsistent with the Act, the provision of the Act shall prevail from the date of changes or such changes as a change to the Act specified in this respect. Moreover, if any stipulation contained in SS1 is derived from any provision of law or rules, if such provision is declared inapplicable to any classes of company, such stipulation shall not apply to such class of company. कहता है कि अगर आप क्या कहते हो SS1 आपको क्या करोगे, बेसिकली मैच करता है प्रोविजन ऑफ एक्ट से, बट इन केस अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंज होते हैं एक्ट में और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आपके इनकंसिस्ट हो जाते हैं, मतलब मिसमैच हो जाते हैं विद द एक्ट के साथ, तो प्रिवेल कौन करेगा, प्रोविजन ऑफ एक्ट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा जहां से चेंजेस हुए। तो बेसिकली एज यू सीन, जैसे एमओए एओए में कॉन्ट्राडिक्ट है तो एमओए प्रिवेल करेगा बिकॉज एमओए इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ठीक है, सेम लाइक दैट कि अगर आपका इनकंसिस्टेंट है किस पे, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एंड प्रोविजन में, तो सॉरी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एंड कोई भी एक्ट में, जो कंपनीज एक्ट में, तो उसमें प्रिवेल कौन करेगा, एक्ट करेगा जहां से चेंजेस हुए हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी एसएस का बेसिकली सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 किस किस में एप्लीकेबल नहीं करेगा, ठीक है, ये अप्लाई नहीं करता है आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, नाउ who is कौन से specified IFSC a public company according to explanation rule 3 of the company's acceptance of deposit rule 2014 a specified IFSC public means कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो लाइसेंस लिया हुआ है कि ऑपरेट कर सकती है। कहाँ से लाइसेंस लिया हुआ है, आरबीआई से लाइसेंस लिया है, सेबी से लाइसेंस लिया है, आईआरडीआई से लाइसेंस लिया है, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज से लाइसेंस लिया है। ठीक है, किसको कि वो या क्या कहते हैं जो अप्रूव है मल्टी, कि बेसिकली अगर इन जगह से आपके पास कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जिसने लाइसेंस लिया कि वो ऑपरेट कर सकती है, कहाँ से लाइसेंस है, या तो आरबीआई से, या तो सेबी से, या तो आईआरडीआई से, तो दीज आर द आईएफएससी पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या है, जो लाइसेंस कहाँ से आएगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसने लाइसेंस लिया है, ये अनलिस्टेड कंपनी, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी है जिसने लाइसेंस लिया है आरबीआई से, सेबी से, या आईआरडीआई से। ठीक है, कोई भी अप्रूव मल्टी सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब बेसिकली दीज आर द थिंग कि अगर या तो आप आरबीआई से लाइसेंस्ड होने चाहिए, या तो आप सेबी से होने चाहिए, या आईआरडीआई से होने चाहिए, या आप वो भी आईआरडी वो वाली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो लोकेटेड होगी अप्रूव मल्टी सर्विस इकोनॉमिक जोन पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके लाइसेंस आने चाहिए। क्लियर, इसके बाद एप्लीकेबल टू ऑल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ फॉलोइंग कंपनीज। तो बेसिकली आप क्या करते हो कि कहाँ कहाँ आपकी एप्लीकेबल होगी बोर्ड ऑफ मीटिंग। सबसे पहले आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन सब में एप्लीकेबल है आपका SS1। ओपीसी, जहाँ पे ओपीसी के अंदर आपके क्या है, मोर देन 1 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं स्पेशल एक्ट के थ्रू, इफ प्रोविजन SS1 आर, मतलब अगर आपका इनकंसिस्टेंट होता है एक्ट के, मतलब कोई भी प्रोविजन
जो आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में अलग है और एक्ट में अलग बोलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका स्पेशल एक्ट आपका प्रिवेल करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेबिलिटी है, प्राइवेट कंपनी की एप्लीकेबिलिटी में होगा SS1 होगा एप्लीकेबल, पब्लिक कंपनी में एप्लीकेबल होगा, OPC में होगा जहाँ पे मोर देन 1 डायरेक्टर हैं, और अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है स्पेशल एक्ट के थ्रू तो वहाँ पे भी, और इन केस SS1 में और स्पेशल एक्ट में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं कुछ प्रोविजन, तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, ठीक है। नॉन एप्लीकेबल कौन सी है? स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, या IFSC प्राइवेट कंपनी, या कोई भी OPC जिसमें से 1 डायरेक्टर हो, या कोई भी सच क्लास ऑफ कंपनी जो एग्जेम्प्टेड कौन हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद बेसिकली SS1 जो अप्लाई होगा वो सारी कमेटी मीटिंग्स के लिए एप्लीकेबल्स होगा, और जो वॉलेंट्री अपॉइंट कर रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उनको भी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे एग्जामिशन में सेक्शन 8 कंपनी को दे रखा है, ठीक है, एग्जामिशन है। अब यहाँ पे SS1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ मीटिंग, SS1 रिक्वायर कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होता, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए था जो आपके सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिकॉर्डिंग करना, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे डिसीजन बोर्ड्स के। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, या कोई इन एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोई भी डायरेक्टर या KMP या कोई भी ऑथराइज पर्सन क्या करेगा, इन फंक्शंस को ओवरसी या इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। Now let's see key definition. Key definition is what? कैलेंडर ईयर यू नो कि हमारा क्या होता है, 1 ईयर का होता है, विच इज बिगिन विद 1 जनवरी और जो एंड होता है 31। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स विद अप्रैल एंड एंड विद मार्च, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप सब कुछ इंक्लूड करोगे, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स, ठीक है। दीज आर द जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करोगे, दैट इज कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक मोड। नेशनल हॉलीडेज, जो भी नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी हॉलीडे डिक्लेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट इज कॉल्ड नेशनल हॉलीडे, दैट इज 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, ठीक है। इसके बाद सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर जो सिक्योर हो, मतलब जो सिक्योर होता है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते हो, जिसमें रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी होती है, या आप इंटेंडेड परफॉर्मेंस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, या आप ओबे कर रहे हो सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर, दैट इज सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम। टाइम स्टैम्प क्या होता है? कोई भी इवेंट जो रिकॉर्ड कौन कर रहा है सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प। कोई भी इवेंट जिसमें आपने क्या किया हुआ है, सपोज करो हम फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने में वहाँ पे जो रियलमी या बेसिकली इन शॉर्ट्स के आप देखोगे वहाँ पे टाइम और कैप्चर या नेम आता है जो हम वाटरमार्क की तरह लगता है, दैट इज व्हाट? टाइम स्टैम्प, ठीक है। आप ट्रैक कर सको कि ये आपका कब हुआ था। नाउ बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, क्या क्या? सबसे पहले अथॉरिटी, कोई भी डायरेक्टर्स, ठीक है, क्या कर सकते, किसी भी टाइम पे आप समन कर सकते हो, बुला सकते हो कोई भी मीटिंग्स को, ठीक है। या कंपनी सेक्रेटरी होगी तो कंपनी सेक्रेटरी के समन दे सकती है, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई भी ऑथराइज पर्सन कर सकती है, ठीक है। तो आप समन कोई भी दे सकते हैं, या तो कोई डायरेक्टर दे सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो कोई ऑथराइज पर्सन, ठीक है। चेयरमैन में or may objected by the majority present at a meeting at which quorum is present adjourn, मतलब बेसिकली चेयरमैन बताएगा until unless सब अगेंस्ट नहीं है तो चेयरमैन बताएगा कि कितने जने प्रेजेंट होने चाहिए, एडजर्न करनी है, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सारा डिक्लेयर कौन करता है? चेयरमैन करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, in case an oral requisition is received from a director for convening a meeting and written requisition does not follow, such requisition should be put in
writing forfeit by the company secretary or person authorized by the board in this behalf and placed before the chairman, managing director, whole time director. See, आप क्या कहते हैं, अगर आपको मीटिंग कन्वीन करवानी है, लाइक किसी डायरेक्टर को करवानी है, तो वो आप क्या करोगे, राइटिंग में दोगे कंपनी को, ठीक है। जैसे फिर कंसल्ट करेंगे सबको, क्या कहते हैं, फिर नोटिस भिजवाए जाते हैं, फिर आपकी कन्वीन मीटिंग होती है। तो बेसिकली या तो डायरेक्टर बाय ओन भी कर सकते हैं, या तो अगर रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है तो भी आपकी मीटिंग कन्वीन हो सकती है। एंड कंपनी जो बेसिकली क्या होता है, अगर आर्टिकल साइलेंट है तो कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऑथराइज पर्सन क्या कर सकते हैं, कन्वीन कर सकते हैं मीटिंग को, ठीक है। बट ये सारे ऑथराइज होने चाहिए, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है कि वहाँ पे आप ऑथराइज करवाओगे कि अगर आप मीटिंग कन्वीन करोगे या कोई भी टास्क करते हो, कोई डीड या डॉक्यूमेंट, तो हु इज पर्सन जो ऑथराइज है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो ये आपको इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशंस आपके हर इवेंट्स को प्रोसीड करने के लिए यू हैव टू पास रेजोल्यूशंस। डे एंड टाइम क्या होता है, डे एंड टाइम आपका मीटिंग जो कन्वीन हो सकती है किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस, किसी भी डे में होनी चाहिए। नोटिस में आप क्लियरली वेन्यू मेंशन करोगे, डेट मेंशन करोगे, रजिस्टर ऑफिस मेंशन करोगे, ठीक है ना। और अगर कंडक्टेड होनी है इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो वो भी आप उसका प्रोसीजर भी करोगे, मतलब बेसिकली वो भी लिखोगे अगर मतलब कि कोई भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, तो you have to mention each and every detail in notice, okay। अब क्या कहता है कि क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग आपकी पब्लिक हॉलीडे में भी हो सकती है, अनलेस, मतलब देखो एओ में सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, बेसिकली आपको एम्पावर किया होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। इफ़ एओ ये एम्पावर करता है या आपको अलाउ करता है, एसेंट होती है आर्टिकल में, तो आप उसमें बोर्ड मीटिंग्स भी क्या कर सकते हो, पब्लिक हॉलीडे में कर सकते हो। एडजर्न मीटिंग क्या होती है, जैसे आज नहीं करनी, उसको आप नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट सेम प्लेस पे, नेक्स्ट कोई भी डेट में, जो भी है नेक्स्ट वीक या आफ्टर 10 डेज, जो भी डेज में, सेम टाइम सेम प्लेस में, सेम वेन्यू में आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सक्सीडिंग जिसमें पोस्टपोन कर रहे हो, वो सक्सीडिंग डे मतलब जो भी आपका होगा वो दैट डे शुड नॉट बी नेशनल हॉलीडे। अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो उसके नेक्स्ट डे में मूव हो जाएगी, ठीक है। ये सब जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, तो जिसको कोई इश्यू आएगा, डाउट आएगा, तो प्लीज़ लेट मी नो, तो यहाँ पे इसको क्लियर करवा देंगे। ऑल्दो सारी चीज़ें मैं जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको कवर करवाते हुए चल रही हूँ। अब बेसिकली टाइम ऑफ मीटिंग में भी हेल्ड एट एनी टाइम, कभी भी हो सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर में ही होगी। अब मीटिंग कंटिन्यू हो सकती है बियॉन्ड द वर्किंग आवर्स, लेकिन इट शुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। इट कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर बिजनेस, मतलब वर्किंग आवर्स में। वेन्यू मीटिंग क्या होता है, कहीं भी रजिस्टर ऑफिस में भी हो सकता है, कोई अदर प्लेस में जो इंक्लूडिंग रिमोट प्लेस भी उसमें है, मतलब आप रजिस्टर ऑफिस में भी कर सकते हो या कोई अदर प्लेस में भी कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग चाहे वो इंडिया में भी हो सकती है, अब्रॉड में भी हो सकती है। अगर आर्टिकल प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक प्लेस सिटी, तो मीटिंग वहीं पे होगी आपकी, ठीक है, उसी प्लेस और उसी सिटी में। तो इसलिए एओए का बहुत बड़ा रोल होता है। तो whenever you have incorporate article of association should read all the clauses and should be maintained in favor of company or stakeholders, ठीक है। कोइंसिडेंटल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, अब क्या कहते हैं
कि merely coincidental physical presence of all director at one place cannot be constitute a meeting. अगर आप की मतलब हर डायरेक्टर की फिजिकल प्रेजेंस एक प्लेस में होगी, जो वहाँ पे मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, जहाँ पे प्लेस ऑफ वेन्यू होगा वहीं पे होगी। मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, द शेड्यूल्ड venue of the meeting is set forth in the meeting convening the meeting shall be deemed to be the place of the said meeting, and all recording of the proceeding at the meeting shall be deemed to be made at such places. Participation of a director in a meeting via telephone or teleconferencing or any other mode which does not conform to the requirement of the relevant provisions of the act cannot be considered as participation of a director through electronic mode if due to any technical issue emerged during the meeting held through electronic mode, a director chooses to participate through telephone. क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेशन कर सकते हो थ्रू टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी, बट इट शुड बी मेंशन नोटिस में ऑल्सो। ठीक है, तो यू कैन पार्टिसिपेट कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी डायरेक्टर कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड के। तो कोई भी अगर बोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो आपको बेसिकली जो भी डायरेक्टर्स को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी को कि दैट यू विल बी पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो कंपनी शुड मैनेज और अरेंज ऑल द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, मतलब ऑल द अरेंजमेंट्स। ठीक है, उसमें सारे अरेंजमेंट करके रखेंगे, देन यू विल बेसिकली तभी तो आप कम्युनिकेट करोगे, अदरवाइज यू कांट कम्युनिकेट विदाउट एनी अरेंजमेंट। ओके, तो यू हैव टू गिव प्रायर इंटीमेशन टू कंपनी। पार्टिसिपेट बाय ऑल डायरेक्टर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, सारे डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड, but in case at least one person who may either be the chairman or the company secretary, or in the absence of the company secretary कोई भी person duly authorized है in the behalf of the chairman should physically present होना चाहिए schedule venue of the meeting में, जो notice to enable proper recording, safeguard the integrity of the meeting and fulfill other requirement of law in this regard। मतलब क्या कहता है कि सारे डायरेक्टर्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, बट अगर कोई एक मेंबर है जो आपका चाहे चेयरमैन है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी, अगर एब्सेंस है कोई कंपनी सेक्रेटरी, तो कोई भी ऑथराइज पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए शेड्यूल वेन्यू में। ठीक है, कि वो सारी रिकॉर्डिंग और सारी मीटिंग्स की इंटीग्रिटी को देख सके। इसके बाद कमेटी की मीटिंग और बोर्ड मीटिंग सेम डे में हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसीडर करेंगे। तो है, इसके बाद नोटिस, हर मीटिंग जो नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शेल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। अब जो भी आपको क्या है, जब मीटिंग होगी मीटिंग का नोटिस जाता है, तो वो हर डायरेक्टर को दिया जाएगा, या तो वो बाय हैंड, ठीक है, या तो आपको बाय हैंड या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, ठीक है, या ईमेल, किसी के या इलेक्ट्रॉनिक मीन से किसी से भी दिया जा सकता है। नोटिस कौन इश्यू करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कोई ऑथराइज पर्सन। नोटिस में स्पेसिफाई करेंगे सीरियल नंबर, डेट, ये फुल एड्रेस जो वेन्यू का मीटिंग का होगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस में इन्फॉर्म करेंगे सारे डायरेक्टर को कि उनके पास ऑप्शन है कि वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मोड का कौन सा रूल दे रखा, रूल 3। ठीक है, सब रूल 3, ठीक है, क्लॉज ई में बता रखा है कि कोई भी डायरेक्टर जिसको इंटेंशन है वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। अब वो इंटीमेट करेगा पार्टिसिपेशन की, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेगा, तो बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में बता देगा, और वो डिक्लेरेशन पूरे साल के लिए वैलिड होगी। वो डिक्लेरेशन तब तक डिबार्ड नहीं होगी जब तक वो इंटीमेट नहीं करता है एडवांस में अपनी इंटेंशन को। वो एज अ पर्सन या इन पर्सन वो फिजिकली प्रेजेंट रहेगा मीटिंग में, तब तक वो डिक्लेरेशन वैलिड है फॉर द होल ईयर। ओके,
नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट डिक्लेरेशन यू हैव टू प्रोवाइड. The notice of the meeting shall be given if meeting is held predetermined dates. ठीक है, नोटिस सब भी देनी चाहिए आपकी ऑलरेडी डेट्स पहले डिटरमाइन होगी कि मैंने ये बता दी कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग इसमें होगी, तो भी आपको नोटिस प्रोवाइड करने हैं. और नोटिस आपका जाना चाहिए, नोटिस यार सॉरी ना, नोटिस आपका 7 दिन पहले जाना चाहिए. जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग से आपके 7 दिन पहले आपकी मीटिंग जो मीटिंग होती है, मीटिंग के 7 दिन पहले आपका नोटिस किसको जाना चाहिए, सारे के सारे डायरेक्टर्स को जाना चाहिए. ठीक है जी. एक मिनट यार, वेट. इट्स अ कॉन बेसिकली, डिसएडवांटेज, कुछ भी गिर जाए होता है. वेट. तो लेट्स कंप्लीट दिस वाला पार्ट पूरा. ठीक है. सो मीटिंग है, जो बोर्ड मीटिंग है वो कैसे दी जाएगी आपको, ये हो गया था, नोटिस कर रहे थे अभी. हाँ, तो जो मीटिंग है बोर्ड की, ठीक है, वो बोर्ड की मीटिंग कैसे होगी, आपको नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में सारे डायरेक्टर्स को. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल में, डिजिटल फॉर्म में, जो भी फॉर्मेट में, जो भी डिजिटल फॉर्म होगा उसके थ्रू भी फॉरवर्ड किया जा सकता है. अगर कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट है तो नोटिस जो दिया जाएगा वो ओरिजिनल डायरेक्टर को दिया जाएगा. एट द सेम टाइम व्हेन नोटिस इज गिवन टू सच, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेट डायरेक्टर को दे दो, पर उसके ओरिजिनल डायरेक्टर को भी यू हैव टू गिवन कि उसके एक्नॉलेज में रहे कि कब मीटिंग, कौन सी मीटिंग, क्या एजेंडा पास हो रहा है, वो सारी की सारी ओरिजिनल डायरेक्टर को दोगे. अब बेसिकली जो नोटिस है, वो नोटिस जो सेंड होगा, जो भी एड्रेस आपने अपना रजिस्टर करवाया होगा कंपनी में, वो एड्रेस पे जाएगा, वो ईमेल एड्रेस पे जाएगा जो रजिस्टर करवाया होगा डायरेक्टर ने कंपनी के साथ. अगर कोई डिटेल प्रेजेंट नहीं है कंपनी के पास, तो इन दैट केस जो भी दिन रजिस्ट्रेशन में आपकी डिटेल आ रही होगी, उस डिटेल में आपका नोटिस दिया जाएगा. ओके. नोटिस पीरियड क्या होता है, 7 डेज के अंदर आपका क्लियरली 7 डेज होना चाहिए. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, 7 डेज के अंदर नोटिस देना चाहिए, नॉट 7 डेज. तो बेसिकली अगर आप 7 डेज में देखोगे तो कंप्यूटिंग जो करोगे 7 डेज में, उस 7 डेज में आपका एक्सक्लूड करोगे डेट ऑफ नोटिस को. ठीक है. अब सपोज करो 7 डेज, मतलब 7 डेज आपके होने चाहिए. दैट 7 डेज में जब डेट ऑफ मीटिंग है, डेट ऑफ मीटिंग को आप एक्सक्लूड करोगे, लेकिन जिस दिन आप भेज रहे हो डेट ऑफ नोटिस, वो आप एक्सक्लूड नहीं करोगे. ठीक है. अब बोर्ड ऑफ मीटिंग जो हम बनाते हैं, मतलब उसमें 7 डेज से पहले आपका नॉट लेस देन, मतलब 7 डेज से पहले भी नोटिस भेज सकते हो, पर 7 दिन से बाद नहीं भेजोगे. कि आप सपोज करो आप आज 30 तारीख है, आपको 5 तारीख की मीटिंग करनी है, तो यू हैव टू सेंड 7 दिन पहले मीटिंग, मतलब 7 दिन पहले नोटिस. 10 दिन पहले ही भेज सकते हो, 20 तारीख को भेज सकते थे आप, 25 तारीख को भेज सकते थे आप, लेकिन 7 दिन के बाद नहीं, 7 दिन से पहले मत. ठीक है, 7 दिन से कम दिन नहीं होने चाहिए. इसके बाद जो नोटिस भेजोगे वो हर डायरेक्टर को होगा, जो भी एड्रेस रजिस्टर करवाया होगा कंपनी के साथ, चाहे वो डिलीवरी बाय हैंड होगा, बाय पोस्ट होगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होगा. इन केस आपको शॉर्टर नोटिस में मीटिंग करवानी है, तो शॉर्टर नोटिस में आप मीटिंग करवा सकते हो. एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग के अंदर. शॉर्टर नोटिस मतलब आपको अब 30 तारीख है, आपको 5 तारीख को करवानी है, तो नोटिस 7 दिन पहले तो गया नहीं है. तो आपको अगर शॉर्टर नोटिस में, मतलब अब आपको नोटिस 4 दिन पहले आप भेज रहे हो, तो इन दैट केस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका होना चाहिए. फर्दरली अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसिंग होता है मीटिंग से,
तो वो जो भी डिसीजन आपने लिया है इट शुड बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स और फाइनल क्या होगा, रेटिफिकेशन होगा जब आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है। नोटिस पीरियड इन द आर्टिकल, कंपनी क्या कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है लॉन्गर पीरियड ऑफ नोटिस को। बेसिकली मैंने क्या बोला, 7 दिन है तो आप जरूरी नहीं 7 दिन पहले 10 दिन पहले भी आप कर सकते हो। वो आपका जो नोटिस पीरियड है वो आपका लिखा होगा आर्टिकल में। अगर आर्टिकल में लिखा 10 दिन पहले जाना तो 10 दिन पहले जाएगा। स्टैचुटरी नोटिस पीरियड ऑफ 7 days कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द कंपनी थ्रू आर्टिकल। 7 दिन को कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा जरूर सकते हो। ठीक है। इसके बाद नोटिस फॉर एडजर्न मीटिंग, नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग भी आपको हर डायरेक्टर को दोगे जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी मीटिंग ओरिजिनली भी। ठीक है। अनलेस द डेट ऑफ एडजर्न मीटिंग इज डिसाइडेड द मीटिंग। अब ठीक है, तो आपको 7 दिन पहले क्या करना है, नोटिस देना है बिफोर द मीटिंग। जो नोटिस ऑफ अ मीटिंग है एडजर्न फॉर वांट ऑफ कोरम और अदरवाइज शुड बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर, दिस इंक्लूड हु डिड नॉट अटेंड द ओरिजिनल। ठीक है। प्रायर इंटीमेशन, अब आ जाओ सेबी के अंदर रेगुलेशन 29 के अंदर लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, प्रायर इंटीमेशन देगी स्टॉक एक्सचेंज को कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है और क्या क्या प्रपोजल्स हमने कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल कर रहे हो, बायबैक का सिक्योरिटी या वॉलंटरी डीलिस्टिंग कर रहे हो या फंड रेजिंग कर रहे हो पब्लिक ऑफर के थ्रू या राइट इशू के थ्रू, जो भी डिक्लेरेशन या डिविडेंड रिकमेंड करना है। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को। इंटीमेशन जो है वो एटलीस्ट 2 दिन एडवांस में होना चाहिए। इंटीमेशन जो है आपका प्रोवाइडेड दैट द इंटीमेशन रिगार्डिंग सब क्लॉज ए टू बी डिस्कस मीटिंग में होना चाहिए और शेल गिवन एटलीस्ट 5 day इन एडवांस नोटिस और सच इंटीमेशन शेल इंक्लूड द डेट ऑफ सच मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। और जो लिस्टिंग एंटिटी क्या करेगा, इंटीमेट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर एनी प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या, कोई अल्टरनेशन करना है आपको नीचे ये सिक्योरिटी में कोई अल्टरेशन करना है डिबेंचर मोड में, तो आपको कितने कितने दिन पहले, 11 वर्किंग डेज पहले करना है। ठीक है, क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एजेंडा। ठीक है, वी विल कंप्लीट आगे का पार्ट कोरम ओरम। लेट मी चेक कितना लंबा है चैप्टर। ठीक है, चलेगा अभी।